26 पटिशनें हैं, उनमें से आप में से किसी एक में जो जाती हैसियत से दी गई या जमाती हैसियत से दी गई, आपने वो फिक्रा दिखाना है कि हमने तो अदालत को कहा था जी कार्रवाई गलत है जो आपने पब्लिश कर दी है। डॉक्टर साहब ये आईसीजी जो है UNHCR, ये ऑल ओवर अच्छा ICJ का इंटरनेशनल। देखें बात ऐसी है कि जब कोई हुकूमत किसी ग्रोह के, मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं, फलस्तीन पर इसराइल ने हमला किया तो इस्लामी हुकूमतें तो नहीं ICJ में गई, साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने ICJ में और फलस्तीन के हुकूमत ने एक मुकदमा कर दिया कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह कोई भी ग्रुप जो है, जो ग्रोह हो एक, और उसके खिलाफ कोई हुकूमत फैसला कर दे तो आपको ये ऑटोमेटिक राइट मिल जाता है, राइट ऑफ अपील, कि आप जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा करें कि जी हमें काफिर करार दे दिया गया है, ये कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं और हम यहाँ पर जी आप हमारा इंसाफ कर दें हमारे लिए। सीधी सी बात है, इसमें कोई आप ये कहते हैं जी हमारे जमात में बड़े पढ़े लिखे लोग अफलातून मौजूद है, हालांकि हकीकत यह है कि सबसे जाहिलों की जमात ये है। आमिर साहब मैं आपको यकीन से बताता हूं, बल्कि मैंने आंखों से देखा है इनको इतने करीब से, ये इनकी जमात में मसला ये है कि खानदान कहते हैं जी हमें पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते अपनी लड़कियों के लिए, साड़ी कुड़ी ने MA किया होया सानू 10वीं फेल मुंडा मिलता है। इतनी जहालत है कादियानिया जमात में, इसमें पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। 2-4 है वो उनको परेड कराते रहते हैं, वो हम भी मानते हैं 2-4 डॉक्टर इंजीनियर या इस किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपकी जमात का 1% भी एजुकेटेड नहीं है। ये बड़े ट्रेजेडी की बात है, जाहिलों की जमात है। आपको सीधी सी बात कही है कि आप अगर इस कार्रवाई पर इतराज करते हैं, आपने छपने से पहले भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बाद में भी गए हैं, आपने एक पिटीशन दिखानी है या जमाती लिहाज से या जाती लिहाज से। देखिए कितनी ओपन ऑफर है। अगर आपने कहा कि अभी तक किसी से गलती नहीं हुई तो जनाब आप ऐसा करें कि खुद जाके ये पिटीशन पाकिस्तान में फाइल करें कि ये कार्रवाई गलत है, धोखेबाजी है, तुमने गलत कार्रवाई शाया की है, तो हम जनाब आपको ना सिर्फ वाह वाह करेंगे कि बल्कि हम कहेंगे कि जनाब आज के बाद ये ऐसा अजीम आदमी है कि इससे बात ही ना करो। आपके तो इतना पानी नहीं है आप में कि आप वहां उस सरजमीन पर खड़े होकर, उसके किनारे पर खड़े होकर ये कह सकें कि ये कार्रवाई गलत है। ये आप धोखा देते हैं अपनी जमात के लोगों को धोखा देने के लिए कि लो जी ये और इस कार्रवाई का आमिर साहब एक एक लफ्ज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इतनी एक्यूरेसी के साथ कौमी असेंबली ने पब्लिश, खास तौर पर पहले 1503 सफे जिसमें मिर्जा नासिर अहमद की कार्रवाई क्रॉस क्वेश्चनिंग है, 100% एक्यूरेसी है उसमें। और दूसरी बात है कि उसमें तो हवाले दिए गए हैं, उसके कंटेंट्स पर बात कर ले। उन्होंने इनके कोई 200-300 से ज्यादा रेफरेंसेस, बल्कि 400 से ज्यादा रेफरेंसेस दिए हैं याहिया बुख्तियार ने। और याहिया बुख्तियार कोई आम आदमी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक बैरिस्टर की जो पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल था। कोई जाहिल आदमी ने नहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग की, बल्कि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग एक दो मौलाना जफर अली साहब ने एक दफा 2-4 सवाल पूछे तो याहिया बुख्तियार ने बड़े प्यार से उन्हें कह दिया कि आप मुझे सवाल करने दें, आप मुझे अपना सवाल बताएं, मैं इनसे सवाल। इतनी एक्यूरेसी, इतनी एहतियात से, जबकि हकीकत यह है कि कादियानियों को काफिर करार दे। डॉक्टर साहब आपके सिग्नल फिर रेड हो रहे हैं, कोई सिग्नल का मसला है आपकी तरफ, लेकिन बात को ख़त्म करें। खाम खा से ना 4 टोटरू हैं तो यहाँ पे चीख चढ़ा के डाला होता है। हम बड़े इंटेलेक्चुअल डिबेट करवाना चाहते हैं, असैम्बली की कार्रवाई पे बात करना चाहते हो। 4 अखर नहीं तो पढ़ने आते, तुसी कहाँ दी असैम्बली की कार्रवाई की गल करनी है। असैम्बली की कार्रवाई उधर ही पड़ी है, कभी कहते हैं बच्चों की तरह, जाहिलों की तरह, उसमें डाट लगे हुए हैं। किसी वकील को चेक करें कार्रवाई फेक है, 2 नंबर कार्रवाई, ये इनके दलाइल है। बात इन्होंने क्या करनी है, खामखा गुस्सा चढ़ाते हैं। आमिर भाई जब ये कार्रवाई हो रही थी, जब कार्रवाई का एंड हुआ था, तो उस वक्त इनके जो मेरे ख्याल से असेंबली में 2-3 लोग मौजूद थे जिन्होंने बाद में उन्होंने भी कादियानियत छोड़ दी थी। ये जो ये कार्रवाई जब 1974 की कार्रवाई हो रही थी, ये बात सच है ना?
नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो जो 7-8 बंदे इनके वहाँ पर गए हैं, उनमें इनका खलीफा जो चौथे नंबर वाला वो भी था, तीसरे नंबर वाला वो भी था, यानी दोनों वो भाई थे। फिर वो दोस्त मोहम्मद शाहिद था, फिर इनके साथ 2-3-4 बंदे और थे। ये पूरा काफिला था, 7-8 बंदे जाते थे वहाँ पर। वो सारी बातें ऑन रिकॉर्डेड। अगर इनके वो घर आके इन्होंने महफूज नहीं की कार्रवाई, आज वो गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाएं और कहें कि ये कार्रवाई सही नहीं है, तो ये जहालत नहीं तो और क्या है। आप वहाँ पर मौजूद रहे हैं, आपके काबर ने घर आके उसको महफूज नहीं किया, तो आपकी सज़ा तो आपकी होनी चाहिए। आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर बार बार बच्चों जैसे वो इल्ज़ाम, ये चोर हैं चोर हैं। जो कुछ आप हैं वो मुझसे मुंह से कहलवाया भी नहीं जाता, शर्म आती है वो लफ्ज़ भी ज़ुबान पर लाते हुए। जी 5 पास हाँ जी, मैं 5 पास हाँ जी। मैंने ना तुसी डिग्री दिओ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂ ਸ਼ੋਜ਼ੂ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੀ ਅਲੀਮ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੱਟ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕੇਸ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮਤ ਚਾਰ ਟੋਟਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਐਨੀ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ 300 ਯੂਰੋ ਭਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। 300 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ। ਪਤਾ ਜੇ ਸੈਯਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਯੂरो दे ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। हाँ नहीं मैनू नहीं सी पता आमिर भाई, आपने बताया नहीं, वो तो बड़ी कमाल की बात है ना। वो जनाब 300 रुपया हमने उसके तो पंफलेट छपवा के इंग्लैंड में तकसीम। वो हमने खत्म नबूवत के पंफलों पर लगा ਉਹ ਪੰਫਲੇਟ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਫਲੇਟ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਝਿੜਕਿਆ ਕਰੋ। ਪੱਪੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ, ਰੁਕਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ बोलणगे तो पता लग जाएगा। मद अली भट्ट साहब मेरा आपसे वादा है, मैं जब ये पंफलेट दूंगा और किसी माई के लाल में हिम्मत हुई ना थप्पड़ मारने जी। ओ पप्पू जी थप्पड़ के मारना खैर यार से तेरे पीछे ना यार। पप्पू तेरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਫਲੇਟ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਪੂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਪੂ ਲਾਈਵ ਆਏਗਾ, YouTube ਤੇ ਆਏਗਾ ਪੱਪੂ। I love you ਪੱਪੂ, I love you ਪੱਪੂ। ਜੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਪੂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਬਈ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ DIC 'ਚ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਡੀਪੀ से ਆਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी आमिर भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा करम भाई मेरे मैं ये गल करनी, मैं तुसां दियां गल्लां सुनना मजे के ना नाले मेरे जइयां नी मंजी ठोकने जुड़ी बड़ा सुकून आ गया। चलो आज कोई नहीं कोई आपको होना पिया। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਤੂ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਯੂਕੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਮਾਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ये जी ये जिस मुबशर हुसैन नामी एक शख्स जिसको बात कर रहे हैं उसका एक क्लिप लगाया हुआ है इनके जो एक है क्या नाम है, एक मिनट मुझे देखने दें। वो सुनाए जरा क्या है क्लिप उसमें, सुनी तो हाँ है। मैं आपको सुना देता हूँ। वो क्लिप्स मैंने सुने तो हुए हैं जो इन्होंने काट करके ना टोटे टोटे, ये इनके दलाइल हैं सारे। ये दें जी आप सुन लें उसको, मैं भी आपको सुना देता हूँ। वो कह रहा है कि ये कार्रवाई फैक्टिशियस थी, हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं था और ये उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के ना दूसरों को कहते हैं कि जी ला तक़रबुस्सलाह, आयत पूरी नहीं पढ़ते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुबशर हसन को इन्होंने कोट किया और उसके मुंह में लफ्ज़ डाल रहा है, आप सुन लें। मुबशर लुकमान की है ना मेरे ख्याल प्रोग्राम उसमें है। ये कोई अहमदिया आंसर नाम की चीज़ है। हाँ अच्छा, रजी क्या ये चैनल, रजी मुरब्बी का। वो मुरब्बी तो नहीं है वो, मतलब वो आदमी है, मुझे तो खासा एबनॉर्मल लगता है, उसको बोला भी ठीक नहीं जाता उससे। वही है जो जिसकी जुबान में लुकनत भी है। हाँ जी उसी का ये मिर्जा साहब की सुन्नत वाला है। अच्छा आमिर भाई, पहले मैं समझदा कि मैं कि ना कोई हजारां च एक बंदा जिसकी जबान दे विच जेड़ा है ना लुकना ते, लेकिन टिकटॉक दे उत्ते तो मैंने महसूस होया कि डिग में जे बंदे ने। आपको आवाज आ रही है? आ रही है। कार्रवाई पड़ी एंड आई रेड इट, आई टुक 2 months इन रीडिंग। और एक एक जो रेफरेंस दिया गया था, एक एक रेफरेंस जहां से याह्या बख्तियार साहब पेश कर रहे थे वो ट्रेस किया। टू माई अटर सरप्राइज याह्या बख्तियार साहब ने जो अक्सर रेफरेंसेस दिए थे, अक्सर या भारी तादाद, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, वो उन जगहों पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। दोज वर फिक्टिशियस रेफरेंसेस। ये वीडियो सामने करके चलाएं या मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, फिर पता लगेगा ये बंदा कौन है जो बोल रहा है। तो मजहबी बहसें हैं ना तो हमेशा से चलती आई हैं, इनमें कोई नहीं, लेकिन जो रेफरेंसेस थे उसमें अक्सर जगह पे तो वो बात ही नहीं होती थी जो वो कह रहे। ये लें जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप मैंने गूगल किया इसको, डॉक्टर मुबशर हसन एक्सपोजेस मुल्लास, ये इन्होंने किया हुआ है।
ये अहमदी आंसर नाम की कोई चीज़ है, और ये बिल्कुल खुराफात पक रहा है। याहिया बख्तियार अपने ज़माने का एक बड़े ज़बरदस्त बैरिस्टर थे, पाकिस्तान के अटार्नी जनरल थे, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ये इसका एक लगाया हुआ है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है उनको। और वो ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई जो है ना, आप इसको गूगल करें आमिर भाई ज़रा। मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। डॉक्टर मुबशर हसन एक्सपोजेज मुल्लास, ये है जी इसका टाइटल। ये रजी नामी कोई वो जो आदमी जो नहीं है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो अब असल में ना मायूसी इस पे होती है। 3 साल पहले की वीडियो चढ़ी, 4000 बंदों ने देखी हुई है। इनको सुनता कौन है? हमें खामखा से हमारा खून खुश किया, रोज सर बातें हमारा दही बना दिया दिमाग का, छोटी छोटी बातों को लेके आ जाए। मनो ये दसो पप्पू थोड़ा ही सिर खपान आसे कि और भी बंदे आ गए ने। एक जो रेफरेंस दिया गया था, एक रेफरेंस जहां से याहिया बख्तियार साहब पेश कर रहे थे, वो ट्रेस किया। टू माय अटर सरप्राइज, याहिया बख्तियार साहब ने जो अक्सर रेफरेंसेस दिए थे, अक्सर या भारी तादाद, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, वो उन जगहों पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। Those were fictitious references. ये वो ही करते हैं, दिन रात होता है। याहिया बख्तियार बेवकूफ आदमी था, बिल्कुल जाहिल, और उसको तो जो नीचे लिख के दे दिया वो उसने कह दिया। देखो ये तो मजहबी बहसें हैं ना, तो हमेशा से चलती आई हैं, इनमें कोई नहीं। लेकिन जो रेफरेंसेस थे उसमें अक्सर जगह पे तो वो बात ही नहीं होती थी जो कह रहे थे। और कई बार असेंबली में ये पॉइंट आउट किया गया, इवन स्पीकर लॉस्ट टेम्पर मैनी टाइम्स। आप तो वहां थे, उन्होंने कई बार पॉइंट आउट किया कि रेफरेंस ठीक करें। दे हैड अ लाइब्रेरियन टू देयर सिस्टम, स्टिल द रेफरेंसेस वन आफ्टर द अदर। आई फॉर 2 months आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द रेफरेंस। बाबा वो कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी, ये असेंबली की कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी। फैसला पहले से हुआ हुआ था क्या करना है। So there was no need to bother. No need to bother. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click हाँ on जी, the bell. आमिर भाई उसने कहाँ पर कहा कि ये जो पब्लिश हुई है ये गलत है? Also make sure to like. वो तो सिर्फ उस कार्रवाई की बात कर रहा है जो कार्रवाई असेंबली में हुई है, ना कि वो जो पब्लिश हुई है। अच्छा, ये जो है, जो बंदा, ये डॉक्टर मुबशर, ये कौन है? इसका जो है, ये मुबशर हसन जो है ना, ये एक ज़माने में पाकिस्तान का वज़ीर कानून रह चुका है, जहाँ तक मुझे इल्म है। नहीं, और लेकिन किस पीरियड में, ये तो मुझे पता है, लेकिन किस पीरियड में ये रहा? मैं ख्याल भुट्टो के दौर में था, अब तो बूढ़ा होके शायद मर भी गया हो। अच्छा, हाँ, तो बड़ा मतलब मैंने तो कभी लाइव इसको नहीं देखा, यही इन्होंने जब कहा तो मैंने ये गूगल किया तो पता लगा कि एक ज़माने में ये भुट्टो के साथ हुआ करता था, शायद गूगल ने ये कहा है। मतलब ये एक, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, हर ग्रोह के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके आपस में इख्तलाफात हो जाते। अगर इस बंदे का पीपल्स पार्टी से या भुट्टो से कोई इख्तलाफ है, या उसने कोई इस तरह की बात कर दी है, तो इससे क्या साबित होता है? मैंने तो कहा, इसके बेटे ने कहा हुआ मेरा बाप रंगीन मिजाज था। हाँ जी, इनकी बेटी कह रही है, नवासी कह रही है, अंदर कंजर खाना खुला हुआ आता है खास में। ठीक बात। इनके बयानात, इनके खलीफों के बयानात, वो जो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री है, वो इसकी सफाइयाँ दिया करता था पहले, बाद में कहने लगा कि ये जो खलीफा है ये बदचलन है, और इसने एक लड़कों का और लड़कियों का गैंग बनाया हुआ है, वहाँ पे ये लोगों की इज्जतें लूटता है। वही शेख अब्दुर्रहमान मिस्री था जो उनका मनाजर हुआ करता था, जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ उसने मनाजरा कर, वो हैदराबाद दक्कन में मनाजरा करके आया था। ठीक, इतना बड़ा मनाजर था, मिर्जा साहब के हाथ पर बैठ के। पहले हिंदू था ये शेख अब्दुर्रहमान मिस्री, बहुत बड़ा आदमी था इनका। आमिर भाई, दूसरे आपने एक बात नोट की है, हमने भी ये कार्रवाई पढ़ी है, 3 दफ़ा पढ़ी है मैंने तो, सारी की सारी पढ़ी है शुरू से आखिर तक। बल्कि मेरी तो आप कार्रवाई की मैं कापी भेजूं, उसको लाल नीला पीला किया हुआ है मैंने, उस पर मैंने खुद भी नोट्स लिखे हुए हैं। ये जितने भी हवाले दिए गए सब वेरीफाइड थे उस वक्त के। ये जो कादियानी इंटरव्यू कर रहा है ना,
और ये कह रहा है, मुझे तो ये भी शक है कि ये मुबशर हसन का किसी और मामले में शायद बात थी, इन्होंने कट पेस्ट करके जोड़ा हुआ है, मुझे ऐसा भी मुझे लगा। डबिंग लगी है, हाँ सामने से जो आवाज आ रही है वो डब लगती है मुझे। डबिंग लगी है मुझे, बिल्कुल डबिंग लगी है। तो यही मुझे भी तासर इसमें मिला है कि ये डबिंग की हुई है इन्होंने बाद में, और ये तो खासा बड़ा जुर्म है जो इन्होंने अगर ऐसा किया है तो हमें, मैं तो नहीं। एक में डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में मैंने इनको देखा भी है, इसके साथ कोई और भी 2-3 बंदे थे। जी जी। एक डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में जब वो एयर वाई पे हुआ करता था, बहुत पुराना है, एक प्रोग्राम तो है वो मैंने देखा हुआ प्रोग्राम सारा, लेकिन वो सारा देखना पड़ेगा। हाँ जी। तो बात यह है कि इसमें कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि जो पब्लिश थे। आपके सिग्नल फिर गए। और मोहम्मद अली भट्ट साहब आमिर भाई, ये मिर्जायत वड़ चुकी हुई है, ये हुण आखिरी सांस ले रही है ते इंशाल्लाह अन करीब जेड़ा टिकटॉक तो ना जेड़ा ना दूर हो जाना है। यार इमरान मलिक साडी सुबह तो लैके शाम तक जेड़ी गुफ्तगू हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 80% ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤਕਫੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ए मर्जियत जड़ी है ना, यार मोहम्मद अली भट्ट साहब, ये आपके हम रहनुमाई के लिए हमें दिल से आपके लिए दुख होता है तो हम बैठे हुए हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ, ये मर्जियत है ना, ये एक घराने की पैदावार है, उस घराने को पालने के लिए एक कल्ट है और कुछ भी नहीं है इस मर्जियत में। जिन्हें भी गल की थी यार, मेरे दिल में इंज लगी ना यार, बंदे ने ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੀ ਇੱਕ घरेलू पार्टी है। गड्डी खलोती है कैमरी एक आएगा बंद हो गई है ना पानी गली मैं क्या सी के एक कारोबार है ते कारोबार सही चला रहे ने, फैमिली दा कारोबार है, वेरी गुड है, एक फैमिली दा कारोबार है, जेडी फैमिली दा नाम है मिर्जा फैमिली। मिर्जा फैमिली कारोबार कर रही है ते अपनी नस्लों वास्ते कमा रही है, तो देखो कारोबार ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ नो डाउट ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਕੋਈ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਿਆ। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਹਣੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ 100 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਆਈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆਈ ਉਹ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸਾਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, 16% ਫੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਯੂਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ 20,000 ਯੂਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਜ਼ਰਵਾੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
سوشل ہے نا سروس وہ بھی ہیلپ تھوڑی کر دی ہے تے اس واسطے وہ انہاں دی اگر کوئی خوبصورت ہے تو مسجد ہو جیسے میں آئی نا جمعہ پڑھیا اتنی عالی شان مسجد اور باقاعدہ اس دے اوتے مینار باقاعدہ اس دے اوتے گنبد تے اے گل نہیں ہے بھائی انہاں کدائیں اگر 135 سال دے اوتے وہ چندہ لوگاں تو لے رہے نے تے ملین ڈالر جڑے نو مرزے صاحب نو جڑا ہونے مرزا جڑا جس طرح مسرور ہے ان ملین ڈالر جڑے ملدے نے اس دے وچوں یو کے دے وچوں یا ہور لوگ جڑے ہیلپ کرن والے نے تو میرا خیال ہے بھئی وہ بنا ہی سکتے نے اگر اتنا جو خون لوگاں دا چوس رہن تے اگر ایک دو مسجداں بنا ہی دتیاں نے تو اس بقایا انہاں دے کول ویکھ لو کتنی انہاں دے کول قیمت ہوسی یا کتنے انہاں دے کول اس ٹائم روپیہ ہے تے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر ایک کام لوگاں نو نہ بھی کھین تو انہاں نے چندے اے دس ہوئی کہن دے ہونے جی میری گال ختم ہوئی یار ملک صاحب یار گالیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولو راجا جی تسی بولو مہربانی جناب بہت شکریہ سب تو پہلے تے میں اپنے آپ نو بڑا ہی خوش قسمت سمجھنا کہ ایڈے ایڈے صاحب علم لوکاں دے نال میں بھی اج کل بہ رہا اور اپنے علم چ اضافہ کر رہا تے آمن نذیر بھائی پیر صاحب آندے نے شاہد بھائی نے اور بھی کافی سارے دوست نے اور بہت ساری چیزاں جنہاں دا پہلے مینوں نہیں سی پتہ ہوندا ہن جدوں میں براڈ تے آ رہا ہاں اپنے دین دے بارے چ اپنے مذہب دے بارے چ اپنے مسلماناں دے عقائد دے بارے چ مینوں معلومات مل رہی ہے اللہ پاک جزا دے سب دوستاں نوں تے اے تھلے ایک بٹ صاحب جڑے گئے نے بڑے کمنٹس کر رہے نے اے او بی بی دا صاحب ہو گیا کہ جدوں کوئی جواب نہ آئے تے تانے دینے شروع کر دیندی ہے اے بٹ صاحب دے جواب جڑے تھلے کر رہے ہیں نا کمنٹس اے اونج دے ہی لگدے نے پے مینوں ہاں جی راجا صاحب بالکل تسی گل صحیح کہہ رہے ہو دیکھو اسلام پپو صاحب کوئی فکس نہیں ہے جتنی چاہیے اس طاقت وعلیکم السلام جتنی کہیں طاقت ہے راجا صاحب وہ اسلام دے وچ او اس دے مطابق اسلام دی راہ تے دیوے او دے وچ فکس نہیں ہے کہ تساں 16% دینا ہے تے دینا ہی دینا ہے نہیں تو ساڈے چ تساں ہو ہی نہیں تساں جماعت دے وچ خارج ہو ملک عمران ایک منٹ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام راجا صاحب وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلی کی کارروائی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے یہ اسی پر بات کر لیں ہمارے ساتھ ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں کل عامر بھائی وقت طے ہوا ہے نا کل کا 7 بجے کا ہو گیا تھا عامر بھائی سے پوچھیں عامر بھائی موجود ہیں آپ ہاں میرا خیال وہ بزی ہیں تو کس کے ساتھ ہوا میں سن رہا ہوں وقت وہی ہے جو یہ بھاگ نہیں جاتا ہے ہر وقت یہ کل بھی نہیں آئیں گے آپ لکھ لیں یہ نہیں آئیں گے یہ کبھی بھی نہیں بات کریں گے نہیں 7 بجے ہم تو آئیں گے نا عامر بھائی نے مناظرہ کرنا ہے ان سے ہم بھی اس میں حصہ لیں گے کیوں راجا صاحب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی 100% ہم تو کوستے ہیں اس بات کو کہ آئیں ایک بار ہمارے ساتھ بات تو کر رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا جی وہ نیچے بیٹھے سن رہے ہوں گے میرا خیال یہ وہی آدمی ہے جو کیا نام ہے اس آدمی کا وہ یہ بھاگ جاتا ہے نا 10 منٹ 10 سیکنڈ بعد ہاں وہی جس نے جھوٹ کی یونیورسٹی لگائی ہوئی ہے آپ پہلے 2 سوالوں کا بھی جواب نہیں دیا تھا آپ کو نہیں کہ ہے ہی نہیں جواب تو اس کا ہوتا ہے جو ہو جواب موجود صحیح بات ہے جب ہے ہی نہیں ہے تو کیا دینا ہے یہ تو آ جائیں اگر بات کر رہے ہیں کہ وہ کاروائی ٹھیک کیسے نہیں چلو یہ تو کل بات ہوگی نا آپ نہیں وہ کہتے ہیں جی مبشر حسن نے کہا تو ہم نے ابھی وہ ویڈیو چلائی ان کے کوئی وہ ایک وہ ہے ذہنی معذور قسم کی چیز اس کو اپنے آپ کو احمدی آنسرز کہتا ہے اس کو خود سمجھ نہیں لگتی وہ کہہ کیا رہا ہے تو اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہے مبشر حسن کے نام پر شاید وہ کوئی بھٹو کے دور کا پولیٹیشین تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے ڈب کی ہوئی ہے کسی آدمی کی آواز ہمیں ایسا لگتا ہے
तो उसके जवाब में उन्होंने कोई टुकड़ा उसका चलाया हुआ है, जो आवाज डब की है वो आदमी नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, तो मतलब पुराना ये आदमी जो है ना, इसको एक दफा ना ये कह रहा था कि देखो जी एक हाफिज कुरान कादियानी हो गया, तो उसने बता रहा था कि जैसे अभी नया नया कादियानी हुआ हो। और मेरी उसकी किस्मत खराब कि मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था कुछ साल पहले, जिसमें वो कह रहा था मैं 20 साल पहले कादियानी हो गया, और उसको कुरान बिल्कुल याद नहीं है। बल्कि मुझे क्या, शायद उसने कभी हिफ्ज किया हो, बड़ा मुश्किल होता है हर वक्त याद रखना, बात तो मैं खुद जानता हूँ ये तो। लेकिन वो आदमी 20-30 साल से इस जमात का हिस्सा था, और इनका कोई मुरब्बी किस्म की चीज़ था। तो मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने कहा कि भाई ये तुम झूठ मत बोलना बंद करो, और ये तो फलां वक्त में कादियानी हुआ था, ये तो तुम्हारी जामिया का पड़ा हुआ है। तो उसने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। अच्छा हाँ जी, उन्होंने वीडियो ही गायब कर दी। अच्छा हाँ, नहीं वो जरा उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो जिसको कहते हैं ना लर्निंग डिफिकल्टीज। मेडिसिन में एक डायग्नोसिस होता है पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टीज, वो जैसे ट्राइसोमी, और मतलब ट्राइसोमी तो नहीं है इसको, लेकिन लर्निंग डिफिकल्टीज हैं इसको, शायद अननोन, मतलब मेरा इंप्रेशन है कि वो इज अ मैन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। वैसे आप पर एक सवाल है डॉक्टर साहब, जी एक जी। मिनट मुझे दे, मैं आपसे आप तो डॉक्टर हैं और आपका जो है ना तजर्बा वो भी ज्यादा है मुझसे सब कुछ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। आपको मेरी उम्र नहीं पता है। अच्छा अच्छा सबको बहुत सख्त शौक होगा मुझे देख के। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक, तो आई होप इट्स सून। अच्छा, गल में बात मैं ये कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी कि अगर लर्निंग डिफिकल्टीज ना हो तो इस जमात में होना किसी इंटेलिजेंट बंदे के बस का रोग है? नहीं नहीं, वो बात ऐसी है कि इस जमात में कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है राजा साहब। उनके वो साथी मुफाद होते हैं ना। जी नहीं नहीं, जाती मुफाद नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। मैं वो बात नहीं कहता जो जमात का आम आदमी जिससे राइम ना करे। बात यह है कि वो पैदाइशी अहमदी है, और उन्होंने कभी इस बात को जानने की जरूरत महसूस नहीं की कि क्या वाकई, वो एक क्वेश्चन होता है ना, जैसे मैं और आप कभी सोचें कि क्या इस्लाम वाकई सच्चा है। उन्होंने भी ऐसे इस सवाल, क्या कादियानियत वाकई सच्ची है, उन्होंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की है। ठीक, उन्होंने कभी कादियानियत को नहीं पढ़ा है। अगर उनको मलफूजात में और रूहानी खुजाइन में फर्क ही नहीं पता है, वो एक दूसरे से गडमड करते हैं, वो जो थोड़ा बहुत जानते भी है ना, उनको कश्ती नूह का नाम आता है, लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं अक्सरियत ने वो भी। और इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी और अलवसियत, ये 3 ऐसी किताबें हैं मिर्ज़े की जो ये कहते हैं कि पढ़ा करो। बाकी किताबें ये देने, मैं इन्हें कहता हूँ कादियानियों को, इनको किताबुल बरिया पढ़ाओ, वो मिर्ज़े की स्वाने उम्री है। मिर्ज़े ने सबसे ज़्यादा अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में जो झूठ लिखा है ना, वो उसी किताब में मौजूद है। वो उसका नाम भी नहीं आता है इनको। यहाँ मन्नुर रहमान जो है ना, गंध से भरी हुई एक किताब का नाम है, तो वो उसका तो आपने भी शायद नाम ना सुना हो। नहीं नहीं, सही बात है आपकी, बिल्कुल। जी जी। हेलो, हर बात पर झूठ बोलता है। जी बिल्कुल। और आपको अगर बचपन से जिसको गुड़ती पंजाबी में कहते हैं ये दी गई हो कि मौलवी झूठा और हम सच्चे, तो आपका दिमाग इन ट्यून हो जाता है उसके। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बात मेरे ख़ानदान वाले और बात कादियानी जिन्हें मैं बाद में जाना, तो मैंने उनसे कहा कि 1974 में जब तुम्हें काफिर करार दिया गया, वो तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त था वरी का तुम्हारी जमात के लिए। कहते हैं हाँ जी, हमें खलीफा का हुक्म आया, ये वो जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनका कहना है, और बड़े बात बार से राय से मैं आपको ये बता रहा हूँ बात। कहते हैं जी हमें तो खलीफा ने हुक्म दिया सारे अपने अपने घर छोड़ के छुप छप जाए।
मैंने कहा आप छुपे? कहते हैं हाँ जी, हमारे एक रिलेटिव थे जिनसे मैं पूछ रहा था, वो स्क्वाड्रन लीडर थे, कराची में उनकी पोस्टिंग थी एयर बेस कुरंगी पर, तो हम तो उनके घर चले गए। वो तो एयर बेस था, वहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता था झगड़ा करने। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपने सोचा नहीं कि आपको काफिर क्यों करार दिया? कहते हमारे दुश्मन है ना जी, ये मतलब असली मुसलमान नहीं है, इनको इस्लाम का पता ही नहीं है। तो उनकी दूसरी बात मैं आपको कादियानियों की, ये मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी, मैं भी ये सवाल सोचा करता था, मेरे पास इनके आप जवाब हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि आपने कभी सोचा कि इस्लाम जो है वो तो बड़ी अलग चीज है? कहते हैं ना जी, इस्लाम कहाँ से अलग है, देखें आपका कुरान वही है। मैंने कहा आप तो तफसीर सगीर पढ़ते हैं। वो झटपट गया, उसने एक कुरान ला के मेरे हाथ में पकड़ा दिया, कहता है जी ये आप पढ़ के बताएं ना किस कंपनी का छपा हुआ है। मैंने कहा ये ताज कंपनी लाहौर का छपा है। कहते हैं इसका तर्जमा किसने किया है? मैंने कहा ये मुसलमानों ने किया। कहता है जी मेरे पास तो यही तर्जमा है, मैं बचपन से यही पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा आपकी जमात को पता होगा? उन्होंने कहा हाँ सबको पता है। कहें तो मैं मुरब्बी को बुला लाऊं? तो मैंने कहा ठीक है, और बात ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तफसीर सगीर नहीं, अगरचे जमात कहती है कि तफसीर सगीर पढ़ा करो और ये बड़ी पॉपुलर किताब है इनकी। दूसरी बात उसने मुझे कहा कि देखो आपकी ईद वही है जो हमारी ईद है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहता है कि आपके रोजे वही रोजे जो हम रखते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक। कहता है आपने हमें रोजा खोलते देखा, हमने कोई अलग से खोला जैसे आप खोलते? मैंने कहा नहीं, आपने वैसे ही खोला। कहता है जी हमारी जो नमाज आपने मुझे पढ़ते देखा है? मैंने कहा हाँ पढ़ते देखा है। तो कहता है कि मैंने कोई गलत पढ़ी है नमाज? मैंने कहा गलत तो नहीं पढ़ी, आपकी नमाज की नीयत वो नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नीयत है, और कंटेंट्स में आपने गलत किया हुआ है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी बहुत सारे मसालिक में ऐसा फ़र्क है। कहता है हमारी नमाज भी वही, हमारा रोज़ा भी वही, हमारी ईद भी वही। कहता है मैं आपको कलमा सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा इसमें मोहम्मद से क्या मुराद है? कहता है जी इस से तो मुराद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मदीना शरीफ में दफन। कहता है तो आप हमें काफिर क्यों कहते हैं? आपने सुनी बात राजा साहब? मैं बड़ी गौर से सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब। नहीं, ये मैं आपको असल गुफ्तगू सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ। हाँ, तो कहता है आप मुझे, उसने फिर सवाल किया, कहते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा आप फिर अपना फर्क बताएं कि हम में और आप में आपको कोई और फर्क लगता है? कहता है जी फर्क तो सिर्फ इतना सा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मसीह मौद आएगा, वो आ गया, आपने नहीं माना, हमने मान लिया। कहता है आप इतने बदकिस्मत हैं कि अल्लाह का मसीह आया, आपने नहीं माना और हमने मान ली। मैंने कहा और कोई फर्क बताए? कहता नहीं बस ये इतना जितना ही फर्क है। तो मैंने कहा जब आप मसीह को क्या मानते हैं? कहते हम उसको मसीह मानते हैं। मैंने कहा उससे आपकी क्या मुराद? कहते हैं जी वो ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और जिसने आना था वो यही आदमी था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपने कहा ना आपको कैसे पता? कहता जी सारे मौलवी नहीं कहते 14वीं सदी च ईसा अलैहिस्सलाम ने आना सी, तो कितने ताड़ी तो 15वीं सदी शुरू हो गई है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। अब ये जी टोटल नॉलेज है उस फैमिली का, और वो बड़ी इनके हिसाब में मुखलिस फैमिली है, और अपनी आमदन का 30 से 40% हिस्सा वो इनको दिया करते थे, और उनमें से एक खानदान के 11 अफराद में से 8 आदमियों ने वसीयत की हुई थी, यानी वो अपनी आमदनी का बेशुमार हिस्सा इन्हें देते थे, और एक तो 18 साल के लड़के ने वसीयत की हुई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि यार बातचीत तो ठीक है, तो आपने जो फर्क बताया है उसमें यही बताया है कि वो जो मसीह ने आना था 14वीं सदी में वो आ गया। कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप मुझे जरा ये निकाल दें कहीं से कोई हदीस, किसी बुजुर्ग का कौल, कोई किताब जहां लिखा हो कि 14वीं सदी में ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। कहता जी अपने मौलवियों को पूछो। तो मैंने उसे कहा कि भाई ऐसी बात है कि दावा आपका है तो आपको किसी ने तो सबूत दिया होगा ना, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यही फर्क जो आप हमें बता रहे हैं ये गलत है, ऐसा कोई दावा नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो उसने कहा जी मेरा एक भाई मुरब्बी है। मैंने कहा वाह उन्होंने तो पता ही होना है। कहता जी आप संडे को आए तो हम बात करें, आपको हम सब समझा देंगे।
तो अब उन्हें पता नहीं था कि जनाब मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो संडे को मैं गया तो उसका एक भाई था जो मुरब्बी था, बल्कि वो मुरब्बी ऐसे था कि हाफ मुरब्बी कह लें। तो मैंने उसको कहा भाई वो मुझे ये हदीस की तलाश है जो 14वीं सदी। कहता जी आपको पता नहीं, सारे गैर अहमदियों से पूछे ना, हमें क्यों पूछ। मैंने उसको कहा कि भाई गैर अहमदियों ने तो सीधा इनकार करता है, चिट्टा इनकार है ही कोई। कहता है फिर पता नहीं उन्होंने को पूछो। मैंने फिर उसको वो किताब निकाल कर दिखा दी मिर्जा कादियानी की। मैंने कहा ए लिखीजिए वो हदीस। मैंने कहा जी इसमें लिखा है कि ये सही हदीस है और कि मसीह 14वीं सदी के सर पर आएगा, मसीह और 14वीं सदी का मुजद्दद होगा, मतलब इस तरह के अल्फाज हैं। मैंने कहा आपने ये मुझे निकाल के दिखानी है कि ये 14वीं सदी में कहाँ पर आया और कैसे आया। कोई जवाब नहीं। कहता जी कल आना परसों आना। मैं 2-3 हफ्ते बाद गया, मैंने कहा निकाली वो आपने हदीस। फिर मैंने उन्हें बताया भाई ऐसी कोई हदीस नहीं है, और फिर मैंने उन्हें मिर्जे की झूठी हदीसें दिखाई। वो हैरान रह गए कि इतनी सारी झूठी, वो जो खलीफतुल्लाह अल महदी वाली, मैंने कहा ये तो उसने लिखा है बुखारी शरीफ में, आप बुखारी शरीफ में निकाल कर दिखा दें। वो जी कोई ना। फिर उस मुरब्बी ने जो फाइनल ईयर में था जामिया में, खैर मैंने उसे कहा कि देखो तुम्हें पता है कि मिर्ज़ा कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वही है। मैंने उनके किताबें निकाल के दिखाई, उन्होंने कंफर्म की वो किताबें, क्योंकि उनमें से एक मुरब्बी बन रहा था फाइनल ईयर में। तो खैर महीना सारा 2-4-5 दफ़ा उनसे बात हुई। जब मैंने उन्हें बताया मिर्ज़ा तो खुदाई के दावे भी करता है, और बात इस बात पर पलटी। मैंने कहा जी मिर्जा कादियानी का जुम्मे का खुतबा ले आओ। ये उस मुरब्बी को भी नहीं पता था, नहीं है। उसने मुझे फोन करके कहा कि आप कितनी सच्ची बात करते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी का एक खुतबा जुम्मा नहीं। मैंने कहा ये सबूत ले आओ कि उसने कभी जमात की इमामत की हो। कहता है वो भी नहीं है। मैंने कहा ये सबूत ले आओ कि उसने ईद की नमाज ही पढ़ाई हो। कहता है ये भी नहीं है। और फिर मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ये सबूत दे दो कि ज़कात उसने कभी दी हो, हालांकि उसने लिखा है कोठे के कोठे। कहता है ये भी नहीं है। मैंने कहा ये बता दो कि हज किया हो, इतना पैसा था तो हज तो बनता था ना। कहता है वो भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है इस्लाम में सिर्फ एक रुकन को छोड़ने से आदमी काफिर, मुर्ताद और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आपको सारा कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। उसकी मिसाल हमारे सामने है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, वो लोग जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, उनको काफिर करार देके उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। मैंने कहा ये मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। मिर्जा तो एक क्या सारे अरकान का इनकार करता है। राजा साहब उस फैमिली के 19 आदमियों ने उस दिन मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और उसने जामिया अहमदिया छोड़ दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसने मेरे सामने खत लिखा इनके खलीफे को कि मुझे तुम्हारा मुरब्बी बनना बिल्कुल कबूल नहीं। अब आप समझ लें कि ये जो कादियानियत ये जो है ना, इनकी तादाद बेशुमार कम हो गई है। ये जो चंद शातमीन इधर घूमते फिरते हैं उनकी तरफ मत देखे। उनके साथ बात करके जो पीछे सुनने वाले हैं ना, और 90% कादियानी जो कादियानियत छोड़ते हैं उनमें इतना हौसला नहीं कि अल्ल ऐलान छोड़ें, क्योंकि जमात उनके खिलाफ कार्रवाई पर आ जाती है, दुश्मनी पर उतर आती है। जैसे ऐसे चौधरी साहब को बुलाकर पूछ ले, वो सरेआम आए हैं, भट्ट साहब से पूछे, इनके खिलाफ वो उन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया। चंदा सिस्टर से पूछ ले। अब आप देखें जो खामोशी से अलग हो जाता है जमात उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, वो बल्कि छुपाती है कि ये अलग हो गए। 90% का। अब मैं आपको बताऊं 1998 में इनका जो आमदन चंदा था ना, मैं आपको खुतबा दिखा सकता हूं मिर्ज़ा ताहिर का, वो मेरे पास मौजूद है। उसने कहा था $98 मिलियन हमें कर चंदा वसूल हुआ है। 2022 में 39 मिलियन था। फर्क नोट करें, 98 मिलियन 98 में, और 25 साल बाद $39 मिलियन।
डॉक्टर साहब माजरत जरा आपको मैं काट रहा हूँ, ये हाँ जी, नहीं आप नबी अहमद साहब हैं, वो कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम ने भी ज़कात नहीं दी। नबी पाक के ये दावे नहीं थे कि मेरे इतने गांव हैं, वो कादियान और फलाना गांव मेरे बाप दादे की इतनी ज़मीन थी और इतने मेरी इतने हज़ार की प्रॉपर्टी थी। नबी पाक के इस तरह का कोई दावा नहीं था। नबी पाक तो साहिब नसाब नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था पुत्र जी। बिल्कुल माशाल्लाह। तुम्हारे मुंह बोले नबी की बेटी तो गोटा कनारी का लिबास पहनती थी, चूड़ियों की छन छन की ऐसे आवाज आती थी जैसे नबी, हमारे नबी की जो अज़वाज थी उनके घरों में जब यहूदिया औरतें गुजरा करती थी ना गली से, तो उनकी छन छन की ऐसे आवाज आती थी जैसे तुम्हारी मिर्जा साहब की बेगम की छन छन की आवाज आती थी जब वो जाती थी लाहौर। ज़कात 150 तोला सोना दिया शादी पर नुसरत जहां बेगम को मुर्तद ने, सॉरी मिर्जा कादियानी ने। इसको ऊपर ले लेना आमिर भाई, ये बहुत जबरदस्त बंदा है। ये नीचे कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, इनको ऊपर लें, ऊपर लेके इनसे बात करें। ऊपर आके बात करें ना, हिम्मत करें ना, लत्ता से पार पाओ कि नबी पाक। अमर भाई ये दूसरा धमाका क्या करता है? अपना राजा साहब आज भी दौड़ गए ने दसना में उसकी तफसील। हजरत खदीजा की जायदाद का क्या हुआ? हजरत खदीजा की जायदाद गरीबों में ऐसे तकसीम हुई, ऐसे गरीबों की उससे मदद हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई कई रोज तक चूल्हा नहीं जलता था। वो जायदाद किधर गई? वो नबी पाक ने अपने घर में कोई उसकी फैक्ट्री तो नहीं लगाई। जाओ बताओ कि नबी पाक की बीवी का इतना जेवर था। शर्म करो। साहिर अहमद साहब ऊपर आए, ऊपर आके बात करें। ऐसी कौम है नबी पाक पर एतराज करते हैं। वो क्यों नहीं इसको मानते कि इसने लोगों का 10,000 रुपया लेके हड़प कर दिया वो किताबें लिखने के लिए कि मैं किताबें लिख के मुसलमानों तुम्हारे 300 दलाइल लिख दूंगा। वो डकार मार गया 10,000 रुपया खा के। ज़कात क्यों नहीं दी? इतनी जो जमीन थी बकौल आपके, वो कई देहातों के मालिक थे। रईस कादियान अपनी किताब पर लिखा करते थे। क्या ये साहिब निसाब नहीं था बंदा आपकी नजर में? 7.5 तोले सोना हो ना, कितने पे ज़कात फर्ज हो जाती है? जाहिर अहमद साहब जरा पता है आपको? डॉक्टर इसरार ने क्यों कहा? डॉक्टर इसरार ने इसलिए कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने वाकई ज़कात नहीं दी। वो मैं भी कह रहा हूँ कि ज़कात उन्होंने नहीं दी। ज़कात के वो साहिब निसाब ही नहीं थे, ज़कात कैसे देते? 7.5 तोले सोना का रहा ही नहीं सी। जब फौत हुए तो वो जरा यहूदी के यहाँ वो बंदे पड़ी हुई थी। आपके मिर्जा साहब जब मरे हैं ना, तो पीछे वालों के लिए बेटा जायदाद छोड़ के गए हैं। आज भी वो फैक्ट्री चल रही है, जराबों की फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, ऐसी फैक्ट्री लगा के गए हैं आपके मिर्जा साहब। अब उनकी 5वीं नस्ल जा रही है, फैक्ट्री की आमदनी खत्म होने पे नहीं आ रही, इतना माल कमाया। फिर भाई अल्लाह को डरदा ना हो, यकीन मनो। मैं अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सैयद होली सिविट साहब। हाँ जी जी फरमाए। अच्छा, वो मैं एक ब्रॉड सुन रहा था तो उसमें कि डॉक्टर साहब कोई थ्रेट दी या धमकी दी आपने कि मैं आपकी कोई रिपोर्ट करूंगा, तो ये क्या असल? नहीं, मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि कार्रवाई जो है ना, जाली कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने शाया की। तो मैंने कहा कि अगर ये आपकी जमात का मौक़िफ़ है तो हम शिकायत कर देंगे असम्बली को। उसके स्पीकर को आप लिख सकते हैं कि ये जी जमात का मौक़िफ़ ये है कि आपने जाली कार्रवाई पब्लिश की है। मैंने कहा ठीक है, फिर वो उस पर हुकूमत पाकिस्तान का हक बनता है। आप अपनी जमात से कहें कि वो एक दफ़ा बस कह दें कि ये कार्रवाई जो है ये जाली है, असल में ऐसा नहीं हुआ था। ये तो आपकी बात टोटली डिफरेंट है, लेकिन वो जो वहाँ बयान कर रहे थे वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो बताएं? कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे नाम दे दूंगा, तुम्हें वहाँ पकड़ लेंगे और तुम्हारा नाम रिपोर्ट कर देंगे। आपने तो जो नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हाँ, वो जो आदमी कह रहे हैं, मैंने कहा आपका नाम तो हम बताएंगे उन्हें, बल्कि आपकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे हम कि ये साहब का ये दावा है कि ये कार्रवाई गलत है। और ये तो एक हुकूमत पर इल्ज़ाम है ना किसी का। आप खुद सोचें
کہ یہ کارروائی کسی شخص نے کینیڈا کی عدالت میں یہ مقدمہ کیا کہ پاکستان کی حکومت سے کہا جائے کہ اس کارروائی کو ڈکلیئر کر دے، کیونکہ 30 سال کی جو ایک کانفیڈینشیلٹی کا انٹرنیشنل معیار ہے وہ بھی پورا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا، آپ نے تو ایک لا آف لینڈ کے مطابق قانونی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے جی کہ آپ کا اگر آپ یہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے چیٹنگ کی ہے یا اندر دھوکہ کیا اور جعلی کاروائی پرنٹ کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حکومت پاکستان سے رجوع کرے، اگر وہاں نہیں تو یہاں برطانیہ میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے یا وہاں پر جو ہے وہ اپنی ایک کوئی درخواست یہاں پہ دائر کر دیں۔ کینیڈا میں پاکستان کے سفیر موجود ہے، تو آپ یہ میں آپ کی جو بات اگر آپ نے اس انداز میں بات کی ہے تو پھر تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تو یہی کہا، صرف اتنا کہا ہے، میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، ہاں ریکارڈنگ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کاروائی اصلی نہیں ہے تو ان کے پاس حق ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، ان کو کہیں دیکھیں 1974 میں ہمارے خلاف کوئی ورڈکٹ آیا ہے، اس ورڈکٹ کی پروسیڈنگ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے دیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان کی ہیلپ کرے گا۔ جی میں یہی سمجھ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، مجھے وقت دیجیے گا، گزارش یہ آپ پھر میں سمجھ گیا بات ڈاکٹر صاحب کی، سمجھ گیا۔ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، سنیں آپ بولیں۔ میں چونکہ ادھر میاں صاحب تھے تو میاں صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کے خلاف یہ کر دیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے جو گفتگو سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر ایک چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک پاکستان سے تو تعلق سب کا ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا کوئی کمیونٹی یہ سمجھتی ہے یا کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائی اور ہوئی تھی، پرنٹ اور ہوا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ایک الزام ہے نا، شدید الزام ہے جی۔ اب اس الزام کو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اور میاں صاحب اگر سماعت کر رہے ہوں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے، اگر واقعی ایسی حقیقت ہے تو ان کو کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جانا چاہیے۔ یہاں لندن میں پاکستانی سفارت خانہ ہے، وہاں پر بھی کوئی درخواست دائر کرنی چاہیے، کینیڈا، بلکہ جس کا یہ ہو کہ یہ جعلی کارروائی پرنٹ ہوئی ہے تو اس کو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بالکل بالکل، اس کو تو 4 قدم آگے بڑھنا چاہیے، یہاں ایک جو ہے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کیس دائر کرنا چاہیے۔ بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے خلاف، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تو میرے خیال میں ان کے پاس ایک موقع ہے۔ لیکن میں آخری جو ہے ہماری طرف سے یعنی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میں سمجھوں گا، دیگر ہمارے اگر وہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی انٹینشلی آپ کو پرووک کر کے آپ کے ریکارڈنگ کر کے پھر کسی آفیشلز کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس انداز کا کسی براڈ میں میرے خیال میں کسی نے یہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا کسی نے۔ نہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ یہ الزام حکومت پاکستان پر لگائیں، ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے نا، ہم اس کو ریکارڈنگ کو بھیجیں گے کہ یہ آدمی کہتے ہیں میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ اپنی انفرادی صورت میں کہہ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ کارروائی غلط ہے، تو پھر اس کی ماہیت ہی بدل جائے گی، پھر ہم یقیناً حکومت پاکستان کو کہیں گے، اس کی اسمبلی کے اسپیکر کو لکھیں گے، آپ کی ریکارڈنگ بھیجیں گے کہ یہ جناب اس جماعت کا موقف ہے کہ یہ کارروائی غلط ہے۔ جی میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، میں یہی آپ کی گفتگو کو، ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہم ملکی قوانین چاہے یورپ کے قوانین ہوں یا ملک پاکستان کے قوانین ہوں، میں اپنا موقف اور آپ حضرات بھی تائید کر دیں کہ ہم قوانین کو وائلیٹ نہیں کرتے، قوانین کو بریچ نہیں کرتے، اور کوئی غیر قانونی نہ تو الفاظ میں نہ اپنی گفتگو میں، جو ہمیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ملک پاکستان کے بارے میں کوئی شخص، اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو، اور وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو کارروائی، چونکہ ہم اس کارروائی کو اون کرتے ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، اور میاں سلطان بہو رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے جناب نذیر سلطان صاحب، وہ پچھلے 2 ماہ میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ خود اس کارروائی کے اگر آپ پرنٹ کریں گے تو صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب جو سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، وہ باقاعدہ جو پہلے اس میں آپ کو نام نظر آئے گا، وہ پیپلز پارٹی کے MNA تھے، تو ان کا نام موجود ہے، وہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ میں اس میں پاکستان کے اندر موجود تھا، اور یہی کارروائی تھی جو میں نے بھی سنی اور بعد میں وہ پرنٹ بھی ہوئی۔
تو اس لیے اگر کسی کو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس میں وکٹم ہیں یا ان کا کوئی ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو ان کو اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی کورٹس میں جانے کا حق ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ جب ان کے اوپر یہ تاثر دیا جائے، جو بھی پاکستانی ہو، جو پاکستان سے ہمدردی رکھتا ہو، اس نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ الزام ہے، تو میں تو پاکستانی حکومت سے رجوع کروں گا کہ یہ شخص یا یہ کمیونٹی کہتی ہے کہ تم نے دھوکہ کیا، جعلی ہے، تو یہ رپورٹ اس انداز میں کرنا، اس کا کوئی ڈیسیژن ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے. لیکن ایک ہے کہ جناب ان کو دھمکانا، تھریٹ دینا، اس طرح کا تاثر تو میرے خیال میں آپ نے اپنی براڈ پر کوئی پیدا نہیں کیا نا جناب. نہیں دیکھیں اس میں دھمکی کی کیا بات ہے. ایک آدمی دھمکی تو وہ دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کاروائی جعلی ہے، اس میں ایک شوشہ بھی سچ نہیں ہے، سب جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ایک سوال بار بار دہرایا، میں نے کہا آپ کہہ دیں پھر کہ یہ آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے، تو ہم پھر پاکستان کے اسپیکر اسمبلی سے کہیں گے کہ بھئی اس جماعت کا موقف ہے کہ آپ نے جعلی کاروائی پبلش کی ہے، کیونکہ یہ اسپیکر وہ تو نہیں ہے جو پہلے تھا جنہوں نے پبلش کی، لیکن وہ ایک دوسرے کی بات کو اون کرتے ہیں نا، وہ تو اسمبلی تو وہی ہے نا. ایک ملک ہے. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے یہ اس انداز میں بات کی ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی غیر جانبدار شخص یا میرٹ پر گفتگو کرنے والا ہو تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے اس کے اوپر اگر اس کو کوئی اعتراض ہے تو اس براڈ پر تشریف لے آئیں. یہاں پر عامر نذیر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، فیصل صاحب بھی ہیں، دیگر حضرات بھی موجود. راجہ جاوید صاحب خود ایک قانون دان ہیں، وہ موسٹ ویلکم اس براڈ پر آ کر یہ تاثر دینا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہماری ریکارڈنگ کر کے ہمارے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کا تاثر، یہ بات نہیں. لیکن ایک ملک پر اور آپ اسمبلی پر الزام لگائیں گے تو جو ختم نبوت کے عقیدے کو اون کرتے ہیں ان کے اوپر یہ اخلاقی فرض بھی ان کا بھی ہے کہ وہ اس کی کلیریفائی کرے، اور جو سننے والوں کے اوپر ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے یہ ان کا حق ہے اور بنیادی حق ہے کہ وہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ملک پاکستان سے یا قومی اسمبلی کی وہاں کارروائی موجود ہے اس کے سپیکر سے رجوع کیا جائے. تو میرے خیال ہے اس میں نہ تو کوئی غیر قانونی بات ہے نہ غیر اخلاقی بات ہے، اور عالمی قوانین بھی اس کی اجازت دیتے ہیں اور ملکی قوانین بھی اس کی اجازت دیتے ہیں اور انسانی قدریں بھی اس کی اجازت دیتی ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ الزام لگائے. جب اگر الزام لگائے تو اس الزام کو اون کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل 100%. اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی جماعت کا موقف ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ ان کے چناب نگر والوں کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بات آپ نے اچھی بات کی اور میرٹ پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، میرا بس اتنا ہی تھا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اور سید صاحب کہ اگر یہ کوئی وکیل تیار کر لے صرف یہ پٹیشن کرنے کے لیے، کوئی قادیانی وکیل یہ تیار کر لے کہ میں پٹیشن کرتا ہوں کہ یہ کاروائی غلط ہے، تو سارا اخراجات جو ہوگا، خرچہ جو ہم برداشت کریں گے. صرف چلیں جی، میں اور راجہ صاحب جو ہے نا پورا خرچہ اس وکیل کا دیں گے کہ بس اس نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ کاروائی جعلی ہے اور حکومت پاکستان نے جعلی شائع کی ہے. اگر اس سوال پر یہ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی راجہ صاحب کے ساتھ. اچھا، ایک اور جملہ راجہ جاوید صاحب اور عامر نذیر صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ جو میں نے بھی گفتگو کی ہے یہ ذرا میاں صاحب کی براڈ پر جا کر اس کی وضاحت کر دیجیے گا اگر مناسب سمجھے تو. بہت شکریہ. جی شکریہ. نہیں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب، کیونکہ جو بات ہوگی ادھر ہوگی، ورنہ جائیں باہر میں، وہ ہمیں ٹینشن نہیں ہے اتنی، نہ ہم کسی کو صفائیے دے رہے ہیں. بات وہ غلط کریں تو صفائیے آگے ہم دیں، ہم ان کے نوکر لگے ہوئے ہیں. سر یہ جھوٹ بولتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں. ادھر اتنی وہ بکواس کر کے گیا شاہ جی، تو ادھر جا کے ہم ان کے ترلے کریں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب جانے کی، جس کو ضرورت ہے وہ جائے. نہیں، کون کر کے گیا ہے؟ بٹ صاحب ادھر بدتمیزی کر کے گئے ہیں جو بھی. میں بٹ صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں بٹ صاحب کی بات نہیں. جس دن شاہ صاحب آپ کو وہ چیلنج کر رہا تھا ڈاکٹر زکریا، میں نیچے کیا لکھ رہا تھا اس کو کہ میں چیلنج کرتا ہوں تجھے، او اسمبلی کی کارروائی پر میرے ساتھ بات کرو. جی بالکل، آپ نے ان کو کہا اور آپ سے وہ بھاگ گئے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے. نہیں، اس میں ہر بروڈ پر میں نے بیٹھ کر کہا ہے کہ ڈاکٹر زکریا آ میرے ساتھ بات کر، کوئی بندہ نہیں میں لاؤں گا بیچ میں.
वन टू वन करता हूं। बिल्कुल से, लेकिन हमने फिर भी अपने रवैये को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है नहीं, ना? पॉजिटिव है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका कोई वकील तैयार हो जाए ये पिटीशन और साथ में क्या नाम है शाह साहब, और राय साहब को कोई बात का नहीं पता, अमर भाई आए हैं ये आपको बताते हैं क्या बात हुई है। राय साहब तो आए भी हैं ना। मेरी बात सुने अपना अली मौला साहब, मुझे समझ आ गई है, मुझे सारी समझ आ गई है। मैंने आप फिर तवज्जो नहीं किया आपने। मैंने कहा अगर मुनासिब समझे आप, बजाय बात को फैलाने के, मेरा बीच में अगर आपने उस लफ्ज़ को देखा होगा तो मेरे ख्याल आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा अगर मुनासिब समझे तो मैंने वहीं पर कवर कर दिया ना जनाब, ठीक है? जी जी, बहुत कोई शुक्रिया। मसला नहीं, ठीक नहीं, शाह साहब बात यह है कि मैं तो